तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो करीब 200 साल तक चली। ये कहानी है ब्रिटिश भारत के किसानों के विद्रोहों की। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे छोटी छोटी लोकल शिकायतों से शुरू हुई ये लड़ाइयाँ आगे चलकर हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गईं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के राज में भारत के किसान इतने भड़क उठे? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? सच पूछिए तो इसी एक सवाल के जवाब में इन सारे विद्रोहों की पूरी कहानी छिपी हुई है। और जानते हैं, इस पूरे सवाल का जवाब वो इन 3 शब्दों में सिमट जाता है: जमीन, लगान और मुनाफा। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और ये मुनाफा आता कहाँ से? इसका सबसे बड़ा जरिया था जमीन से वसूला जाने वाला लगान, जिसे हम भू राजस्व भी कहते हैं। अब इसी मुनाफे को बस बढ़ाते जाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए। जमींदारी सिस्टम, जहां जमींदार लगान वसूलते थे; रैयतवाड़ी, जहां कंपनी सीधे किसानों यानी रैयतों से लगान लेती थी; और महालवाड़ी, जिसमें पूरे के पूरे गांव या महाल से एक साथ लगान तय कर दिया जाता था। नाम अलग अलग थे, पर इन सब का मकसद बॉटम लाइन एक ही था: किसानों की मेहनत की कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसी भी तरह छीन लेना। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और शोषण की उन जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिनसे किसान असंतोष का इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया। किसानों के गुस्से की कोई एक वजह नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो ये जमीन से लगान वसूलने की जालिम नीतियां थी ही, ऊपर से खेती का कमर्शलाइजेशन कर दिया गया, जिससे अकाल और भुखमरी बढ़ी। गांव के जो छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे वो ब्रिटिश नीतियों की वजह से तबाह हो गए, तो और भी लोग मजबूरी में खेती करने लगे। और शायद सबसे बड़ी बात, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम था वो किसानों को समझ ही नहीं आता था, और ये सिस्टम हमेशा साहूकारों और जमींदारों का ही साथ देता था। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, 19वीं सदी में देश के कोने कोने में विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन ये जो शुरुआती विद्रोह थे ना, इनका कैरेक्टर, इनका अंदाज बहुत अलग था। ये विद्रोह ज्यादातर रेस्टोरेटिव थे। मतलब ये कि इनका मकसद किसी पुरानी बेहतर व्यवस्था को वापस लाना था। ये कोई पैन इंडिया मूवमेंट नहीं थे, बल्कि अपने अपने इलाके तक ही सीमित थे। और सबसे दिलचस्प बात, इनका निशाना सीधे ब्रिटिश सरकार नहीं होती थी। इनका गुस्सा निकलता था अपने लोकल शोषकों पर, जैसे जमींदार, साहूकार या फिर नील के बगान मालिक। उनमें कॉलोनियलिज्म के खिलाफ कोई मॉडर्न सोच, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है पबना के किसानों का ये नारा। सोचिए वो क्या कह रहे थे: हम महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं तथा महारानी विक्टोरिया का रैयत होकर ही रहना चाहेंगे। इससे कितनी बड़ी बात साफ होती है। उन्हें लगता था कि प्रॉब्लम लोकल है और दूर बैठी महारानी तो उनकी रक्षक हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ तो खुद महारानी का यही कॉलोनियल सिस्टम है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये शुरुआती विद्रोह इतनी लोकल थे, इनके गोल इतने लिमिटेड थे और इन्हें अक्सर दबा दिया जाता था, तो फिर आखिर बदला क्या? ऐसा क्या हुआ कि यही किसान आंदोलन आगे चलकर नेशनल मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बन गए? और वो बदलाव जबरदस्त था। 19वीं सदी के आंदोलन सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों तक सीमित थे। 20वीं सदी आते आते ये आंदोलन सीधे सीधे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का हिस्सा बन गए। पहले लीडरशिप किसानों के बीच से ही आती थी, अब किसान सभाएं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता उन्हें गाइड कर रहे थे। जो आंदोलन पहले लोकल थे, अब वो ऑल इंडिया लेवल पर फैलने लगे। और सबसे बड़ी, सबसे अहम बात, अब किसानों के अंदर एक साफ साफ एंटी कॉलोनियल चेतना, एक समझ पैदा हो चुकी थी कि असली दुश्मन कौन है। जी हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत होते ही किसान आंदोलनों में एक नई पॉलिटिकल चेतना आई। एक ऐसी चेतना जो अब सीधे सीधे देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ रही थी। और इस बड़े बदलाव का सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, ये वही आंदोलन है जहां से महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक जोरदार एंट्री की, और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का अपना पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट भी किया। चंपारण की पूरी समस्या इस एक नंबर में छिपी है: 3/20। इसे कहते थे तिनकठिया सिस्टम।
मतलब किसानों को अपनी जमीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। और कीमत कीमत भी बागान के मालिक ही तय करते थे, जो कि ना के बराबर होती थी। चंपारण की कामयाबी के बाद तो जैसे एक लहर सी आ गई। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1920 में अवध किसान सभा बनी और फिर 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई। इसने किसानों को पहली बार एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। तो सवाल ये है कि इन 200 सालों के लंबे संघर्ष की लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या रही? क्या इन सब कुर्बानियों से कोई परमानेंट बदलाव आया? देखिए, ये सच है कि ज्यादातर विद्रोहों को अंग्रेजों ने बड़े बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन असली जीत वो फौरन नहीं मिली। इन अनगिनत छोटे बड़े संघर्षों ने मिलकर एक ऐसा कलेक्टिव प्रेशर बनाया, एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल तैयार किया कि आज़ादी के ठीक बाद एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव मुमकिन हो पाया। और वो बदलाव था जमींदारी का खात्मा। जी हाँ, जमींदारी एबॉलिशन, यानी उस फ्यूडल सिस्टम का कानूनी तौर पर अंत जो सदियों से किसानों के शोषण का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ था। ये इन किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी मांगों में से एक थी और आज़ाद भारत में लैंड रिफॉर्म्स की नींव इसी से रखी गई। ये उन सभी विद्रोहों की एक तरह से एक अनकही जीत थी। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इन किसान संघर्षों की 200 साल लंबी विरासत आज के भारत को क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में तो मिलता ही है, पर शायद आज के हालात में भी इसे खोजना उतना ही जरूरी है।